तो जामा मस्जिद से अमन का पैगाम आज निकला है। शाही इमाम शाही जामा मस्जिद दिल्ली की तरफ से बात कही गई है कि सीएए और एनआरसी को समझने की ज़रूरत है, दोनों को जोड़ना ठीक नहीं है। सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है अब कानून की शक्ल ले चुका है और उससे भारतीय मुसलमानों को कोई खतरा नहीं, कोई लेने देना नहीं है। और एनआरसी एक अलग बात है, उसका सिर्फ अभी ऐलान हुआ है, उसको नहीं जोड़ना चाहिए। और इसी जोड़ की वजह से यहां पर लोग सड़कों पर हैं। जो बात अख्तरुल वासे कह रहे हैं और वो अपनी दलील दे रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि सारी बातें आए और उसमें से कोई असली बात निकल कर आए कि दरअसल बात क्या है। और हुकूमत की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि हम इसको बाहर निकाल फेंकेंगे, उसको भगा देंगे। तो ये बड़ा सवाल है। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, आप मेरे साथ हैं अभी इस वक्त? ये फरमाइए सर। फिरोज बख्श साहब ने बताया, समझाया कि किस तरह से अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, मुसलमानों को देखना चाहिए कौन किसको कहां बाहर निकाल रहा है। ये भी तो देखे, एकाएक खदशा क्रिएट कर लेना, कंफ्यूजन बना देना और प्रॉपर्टी तोड़ने फोड़ने के लिए निकल जाना, पुलिस से मुकाबला करने के लिए निकल जाना, ये ठीक बात है क्या? आपने जो कुछ फिरोज बख्श साहब ने कहा, मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन एहतराम करते हुए मुझे इस इख्तलाफ की इजाजत दीजिए। इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, एक बात तो ये आपको ये बता दूं कि मैं तशद्दुद किसी का हो, किसी की तरफ से हो, किसी किस्म का हो, उसके खिलाफ हूँ। ये आपको बता दूं, बेशक ये बात वादे रहनी चाहिए। दूसरे, मुझे मुसलमानों की इतनी फिक्र नहीं है जितनी हिंदुस्तान की है। ये कानून बुनियादी तौर पे मुसलमान मुखालिफ होने से ज्यादा हिंदुस्तान की जो सेकुलर अक़दार हैं उनके खिलाफ है। मैंने एक बात आपसे पहले भी कही, फिर कहता हूं, हमें जी सर, लगता राब्ता टूटा है। मैं अफजल अब्बास साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये सेकुलरिज्म के मुखालिफ कानून है जैसा कि परसेप्शन बनाया जा रहा है और आप लोग खुद कहते हैं, आप एक सियासी जमात है इसलिए मैं आपसे सियासी बातें ही करूंगा। आप लोग खुद कहते हैं कि हम कम से कम बिहार में तो एनआरसी नहीं होने देंगे। तो जब इतना स्टैंड क्लियर भले ही आप कह रहे हैं मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको लगता होगा कि सीएए बनने के बाद एनआरसी नहीं कराना चाहिए, वरना ये कहीं ना कहीं इसका फायदा दूसरे लोग उठा लेंगे। तो फिर आप हट क्यों नहीं जाते जिनके साथ इस वक्त आप हैं? ऐसी हुकूमत के, ऐसी पार्टी, ऐसी विचारधारा के साथ कर क्या करें? साहब बोल रहे तो फिर मैं जवाब दूंगा उनका, प्रोफेसर वासे साहब का। इमरान साहब, ऐसा है कि बहुत सारे मुद्दे पे हम हमेशा अलग रहे। आप मेरी पार्टी का इतिहास, तारीख औराक को पलट के देखिए, वाजपेयी से लेके अब तक सभी हमने हर ऐसे मुद्दे पे विरोध किया। या जैसे अब 370 की आप बात करें या बाबरी मस्जिद की बात, उस पर भी कहा था कि कोर्ट का फैसला हो, हम साथ में भी थे। वाजपेयी जी की हुकूमत भी मेरी पार्टी साथ में थी। कोर्ट का फैसला हो या आपस से मिलजुल के हम लोग उसको फैसला करें और उसके साथ भी रहे। तो हम कुछ स्टैंड पे हम अलायंस किया है, हमने अपने विचार थोड़ी आपके साथ दे दिया। मेरा विचार अलग है, मेरी सोच अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। हम मसलहतन और पार्टी का अलायंस है, एनडीए में है, एनडीए के नाते हम आपके सरकार चाहें, लेकिन अपने उसूलों से हम अलग नहीं है। सीएबी का जहां तक सवाल है, सीए का जहां तक सवाल है, शुरू में ऐसा लग रहा था कि इसका बहुत बड़ा इंडियन मुसलमान पे जिस तरह से पैनिक फैलाया गया। मैं भी मानता हूं कि किसी भी कीमत पे हिंदुस्तान के मुसलमान को कोई उससे नुकसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं और पहले भी मैंने कहा है, आपकी कई चीजों में कहा है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 15-20 करोड़ आवाम को ऐसा लगता है कि आसाम से इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसका इम्पैक्ट आसाम कि एनआरसी पड़ जाए, जहां के 5-6 लाख मुसलमान जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और वह 12-13-14 लाख जो हिंदू हैं। तो इसका इम्पैक्ट ऐसा ना, इसको तरमीम कर दिया जाए, इस पर ऐड कर दिया जाए। बस इसी बुनियाद पर मैं समझता हूं कि देश स्तर पर मुजाहरा हो रहा है। अब मैं मानता हूं कि एनआरसी बिहार में तो खैर नीतीश कुमार जी ने कहा दिया, पार्टी के कई मंत्रियों का बयान आ चुका है कि बिहार में एनआरसी नहीं होगा। कैब से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है। अब सुन लिया आपने अख्तरुल वासे साहब। ये अफजल अब्बास साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं अफजल अब्बास साहब जेडीयू के, माइनॉरिटी मोर्चा के, और वो भी इस बात को कह रहे हैं। फिरोज बख्श साहब ने भी तफसील से समझाया। अब आपकी बात जो अधूरी रह गई थी, ताकि मुसलमान सुन रहे, देखिए मिल्लत इस वक्त सुन रही है। हम लोगों का प्रोग्राम बहुत तफसील से सुनते हैं, बड़े ठंडे दिमाग से सुनते हैं और अपने रिएक्ट भी करते हैं कमेंट्स के जरिए। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी बात बताइए।
मैं दी सलाम की अहमियत का और रीच का कायल हूँ, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं जो सिर्फ आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, इमाम साहब ने जिस तनाजुर में जो बात कही है मैं उसकी तायीद करता हूँ, लेकिन सवाल ये है, दो बातें बहुत अहम हैं। वो ये कि सरकार को संवाद करने में क्या परेशानी, वो सरकार जो है वो बुलाती क्यों नहीं है लोगों को और बात क्यों नहीं करती है। तीसरी बात जो मुझे कहनी है वो ये कि तशद्दुद का निशाना सिर्फ अलीगढ़, जामिया, नदवा और सीलमपुर और जाफराबाद को क्यों बनाया जाता है, इस बात की भी हमें फिक्र करनी चाहिए और सोच लेनी चाहिए। और ये ख्याल रखा, हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली के एक बयान दिया जामिया के तशद्दुद को लेके, हम उसके बयान की न तायीद कर रहे हैं न तरदीद कर रहे हैं। हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट के जज की सदारत में उसकी इंक्वायरी करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तीसरी बात और आखिरी बात जो है जो मुझे कहनी है वो इमाम साहब की खिदमत में मैं अर्ज कर सकता हूँ। वैसे मेरा मामला इमाम साहब के बारे में ये है कि मैं उनकी नेक नियति, नेक नफ्सी और जुर्रत का कायल हूँ, और जो नियत इमाम की सो मेरी है वो हम सब जानते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि इस कानून की बुनियाद मजहबी तफरीक पर रखी गई है जो हमारे लिए किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं। ठीक है, हमें जो चाहे सदा, लेकिन आपको सर ये भी तो बार बार आप कह रहे हैं कि राब्ता नहीं किया जाता है, संवाद नहीं किया जाता है। सर संवाद नहीं किया जा रहा, राब्ता नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये भी तो बार बार संसद के पटल से आपको समझाया जा रहा है या हिंदुस्तान के अवाम को बताया जा रहा है कि ये हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अक़लियतों, गैर मुस्लिम अक़लियतों के लिए है जो मजहब की बिना पर परेशान किए जाते हैं और जिनको कोई आसरा नहीं है सिर्फ हिंदुस्तान के। देखिए एक बात सुनिए, बांग्लादेश के वजीर खारजा ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कल कही है कि हुकूमत हिंद ने उनसे कहा है कि इसका कोई ताल्लुक बांग्लादेश से नहीं है, ये उनका अंदरूनी मामला है। ही आप कहिए कि मैं गलत कह रहा हूं, बांग्लादेश के वजीर खारजा ने, अब्दुल मोमिन ने ये बात नहीं कही है कल। सवाल ये हुकूमत हिंद जो है वो बांग्लादेश के वजीर खारजा से एक बात कहती है और पार्लियामेंट के पटल से दूसरी बात कह रही है। ये जो सवाल है, कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बुनियादी तौर पे अब आप सुनिएगा, आप ही के सवाल की मैं जवाब लेने की कोशिश करता हूं क्योंकि बड़े अच्छे दानिश्वर लोग हैं, आप भी दानिश्वर हैं, और मैं चाह रहा था आज बातें ज्यादा सियासी ना हो बल्कि मिल्लत तक सही पैगाम जाए। सर फिरोज बख्श साहब, आप दुनिया में कहीं से लोगों को लाइए, हिंदुस्तान बताइए, हमें कोई एतराज नहीं। ठीक है सर, हम फिर आपसे कह रहे हैं जी फिरोज बख्श साहब, न कोई संपर्क है न राब्ता है, ये हुकूमत खुद कंफ्यूज कर रही है जैसा कि इल्जाम लग रहा है, और इसके चलते लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, एक परसेप्शन बनता चला जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि अख्तरुल वासे साहब ने जो बात कही है सारी, वो अपनी तरफ से बिल्कुल दाना बीना इंसान है, उन्होंने सियासत को समझा है, सब कुछ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीक़े से, और अभी अफजल अब्बास साहब ने कहा कि एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। कुछ लोग जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं इसके बारे में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। पहले तो हमें समझना है, देखिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, इस बिल का मकसद क्या है। ये जो CAB था और अब CAA हो गया तस्लीम होकर के, मैं पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अंदर क्या है ये बनाया गया था। देखिए क्या है, 1947 में जब मुल्क तकसीम हुआ था तो पंडित नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन दोनों बैठे थे, उन्होंने कहा था कि तकसीम के बाद जो भी हमारी, और ये बात मैं बता रहा हूँ 1947 में गालिबन सितंबर की है, सितंबर एंड की, कि जो माइनॉरिटीज़ हैं दोनों जगह, कुछ हिंदू रह गए पाकिस्तान में और मुसलमान काफ़ी हैं हिंदुस्तान में रह गए, उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाए, उनके साथ कोई तफरीक न की जाए, ये बात की गई थी। तो ये उन लोगों, अच्छा पाकिस्तान में क्या हो रहा था, माइनॉरिटीज़ जब पार्टीशन के वक्त 23% थी, अब 1-2% के ऊपर आ गई हैं, या तो उनको कन्वर्ट कर दिया गया है बाय फोर्स, या फिर ये कि इधर उधर चले गए।
तो ये चीज़ ठीक नहीं है। यानी कि इंटरनेशनल लॉ भी आप देखें, यूएन लॉज भी देखें, माइनॉरिटीज़ का एक एक बंदा बड़ा कीमती होता है उसकी बात को, तो ये उन लोगों के लिए बनाया गया था। अब मैं बता दूं आपको, मैंने 2012 में इंटरव्यू किया था, यहाँ मजनू के टीले पे बहुत से गैर मुस्लिम पाकिस्तानी आए हुए थे, तो मुझे बताया, वो नाम भी उनका एक अकरम कुमार था, नाम भी उनके बदल दिए जाते हैं, उसने बताया किस तरह से उनके ऊपर जुल्म होता है। तो हिंदुस्तान ने ये बिल क्रिएट ये किया है उन 9-10 लाख सिंध से आए, कराची से आए गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए। अब यहाँ पे आ तो जाते थे, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती थी, उनके बच्चों को स्कूल में तालीम नहीं, वो कुछ कर नहीं पाते थे। तो ये फोकस उस पे है, ठीक है। इस पे अगर ये कहा जाए कि इसका फोकस आसाम में जो गैर मुस्लिम आए हैं बांग्लादेश से 12-13 लाख, उनको बचाने के लिए है और मुसलमानों को छोड़ दिया गया है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। और मैं ये हुकूमत से भी कहूँगा कि अखबार में कुछ इस तरह का एक नोट दिया जाए होम मिनिस्ट्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, कि चाहे वो CAA हो या NRC हो, जो यहाँ पे रह रहा है वो यहीं रहेगा, यहीं का है, बाशिंदा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो इससे जो वासे साहब जो कह रहे हैं परसेप्शन क्रिएट हुआ है, कंफ्यूजन, कोई ऐसा वो नहीं है, ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। और चाहे वो मोदी जी हों या वो होम मिनिस्टर हों, ये जो लोग हैं सब इनके एक शहरी वही हैं। तो बात निकल कर आ रही ना कि संपर्क की कमी है, राब्ता नहीं ढंग से कायम हो पा रहा है। और कई बात तो ये भी देखा जाता है कि पार्लियामेंट के पटल पर एक बात रखी जा रही है दूसरे ढंग से और चुनावी रैलियों में दूसरे ढंग से, तो फिर इससे भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब राजनीति ही कर लीजिए या फिर देश को समझा लीजिए, तो इसको भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर बाकी लोग सियासत करते हैं तो आपको लगता है कि बहका रहे हैं, बहुत सारी चीजें, हर चीज को जोड़कर देखना समझना पड़ेगा। जामा मस्जिद से अमन का पैगाम, हम CAA पर होने वाली सियासत पर अब बात करेंगे। मेरा सवाल भी है कि कौन कर रहा है CAA पर सियासत, इसको भी समझने की जरूरत है। हमारे पास दानिश्वर भी हैं, सियासी जमातों के से जुड़े हुए दानिश्वर भी हैं, तो मैं दोनों से बात करूंगा। अफजल साहब माफ कीजिएगा, अफजल साहब मैं आपके पास, मोहम्मद अफजल साहब भी आने वाले थे, लेकिन जिस तरह के हालात अभी दिल्ली में बन रहे हैं बहुत सारी जगह पर, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि दिल्ली के बहुत सारे हिस्सों में ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया, लोगों को, आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इन हालात को खत्म होना चाहिए, कम से कम आम लोगों की जिंदगी अजीरन नहीं होना चाहिए। एहतजाज में तशद्दुद होगा तो आम लोग परेशान होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा अफजल अब्बास साहब कि सियासत CAA पर दरअसल कौन कर रहा है। देखिए, सभी लोग सियासत करने मैदान में उतरे हुए हैं, भजन तो कोई करने आया नहीं है। आप भी अपने ढंग से बिहार में अपने लोगों को समझा रहे हैं, आपको भी लगता है आपके मुसलमान आपसे हाथ न छूट जाएं, बीजेपी के चक्कर में आप अपना बंटरधार न करवा लें, इसलिए आप कहते हैं कि NRC बिहार में नहीं होने देंगे। तो आपकी भी अपनी कलाकारी तो है इसमें, ऐसा तो है नहीं। इसी मुद्दे में बात करना चाहता हूं इमरान साहब। देखिए, NRC जब एक और ये थोड़ा सा देखिए इख्तलाफात बढ़े और हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा, उसका एक और मुझे जहां तक जाती तौर पे मैं कह सकता हूं कि ये NRC सिर्फ आसाम के लिए था। यहाँ पे ये मार्केबल बात मैं बता रहा आपको कि आसाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने पे लेकिन अब तो वजीर दाखिला ने संसद में कह दिया पूरे देश में होगा। वही तो मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये आसाम के अब जो फिर होम मिनिस्टर का ये कहना पूरे देश स्तर पे होगा, पूरे हर स्टेट में होगा, मैं समझता हूं कि ये भी एक बयान देने के बाद से ये भी कहीं ना कहीं इख्तलाफात पैदा हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आसाम का मामला, बांग्लादेशियों का मामला सिर्फ आसाम में था, ना कि उत्तर प्रदेश में है, ना कि भारत के दूसरे हिस्सों में है या सेंट्रल इंडिया में, पूरा होल इंडिया सारे स्टेटों में आप करने की बात करें, ये कई मैसेज गलत गया है। मैं समझता हूं कि होम मिनिस्टर का जो बयान, लेकिन वो तो कहते हैं ना सर, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम एक सरकार है और सरकार के तौर पर हमें हमारे मुल्क के अंदर कौन पनाह गुज़ीन है, कौन दरअंदाज है, इसका हमें क्लियर करना हमारा फर्ज है। बहुत से लोगों को नहीं मिल पाएगा, बहुत से लोगों का दस्तावेज नहीं मिल सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार से आसाम में जाके लोग बसे हुए हैं, भाई बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। आसाम का मसला तो है, उसके अगर दूसरे स्टेट में भी किया जाएगा तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। तो क्या JDU ने भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझाने की ढंग से कोशिश की है? हम समझाने की एहतजाजन समझाने की कोशिश की है? हम NRC नहीं,
डॉक्टर इमरान, हाँ। मैं थोड़ा सा जी बताइए। एक मैं अफजल अब्बास साहब की बात को रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा। बहुत ही अहम, आई थिंक अब तक जो मैंने जितनी बहसें सुनी हैं उनमें पार्टिसिपेट किया है, बड़ा अहम इन्होंने पॉइंट रेज किया है। इन्होंने ये कहा कि जब इस बहस की शुरुआत हुई, एनआरसी हो या सीए तो बाद में आया है, सीए भी बाद में आया है, पहले तो आसाम की बात की गई कि एनआरसी सिर्फ आसाम में होगा। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि फिर सरकार ने ये कहा कि पूरे देश में लागू होगा। वहां पे थोड़ा सा परसेप्शन, जो एक भरोसा होता है ना सरकार का, वो थोड़ा सा वहां डगमगाया है। तो ये बहुत अहम इन्होंने पॉइंट जो है रेज किया है। और मैं समझता हूं सरकार को अगर अफजल अब्बास साहब का ये पॉइंट उठा ले, चाहे पार्टी वाइज या इंडिविजुअल बेसिस पे समझ के इनके, और इस पॉइंट को थोड़ा सा स्टडी करके ये कंफ्यूजन हटा दे। क्योंकि देखिए जो यहाँ लोग रह रहे हैं, कोई भी मेरा ख्याल ये है कि अब से 1 साल के अंदर अंदर किसी से भी ये नहीं कहा जाएगा अपने दादा का सर्टिफिकेट दो, बर्थ सर्टिफिकेट दो, अपने वालिद का दो, अपनी वालदा का दो, इसका दो, उसका दो, ये कागजात दो, कागजात दो। ये खाली हो गया है। एक सेकंड में आपकी बात, जी सुनिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, हम सब लोग इसके खिलाफ उठेंगे, लेकिन एक कानून पास हुआ है तो मैं समझता हूँ उसकी रिस्पेक्ट और रिगार्ड करनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तानियों के साथ अगर ऐसा होगा तो पूरे हिंदुस्तानियों के साथ होगा ना, एक कौम के साथ थोड़ी ना होगा। जी बोलिए सर। नहीं, अभी ये इसका ये खौफ कहिए, ये जो भी कहिए, आज की बात है, बताओ आज की बात। एक साहब कुवैत में मेरे जानने वाले, वो आके अपना यहाँ पे एसडीएम में बनाए थे। अभी इस तरह का जहन पे बैठ गया है। हमको फोन किए, मेरे फादर का नाम में चेंज करना है, कैसे होगा बताइए। मतलब ये कहीं ना कहीं मैसेज गलत गया है कि पूरे हिंदुस्तान के हर मुसलमान को अपना सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, तहसील के पास जाना पड़ेगा, कर्मचारी के पास जाना पड़ेगा, बीडीओ सीओ की जरूरत पड़ेगी। रोड पब्लिक जो है वो काम करने वाले लोग सब गांव में चले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा एक नुकसान भी हो सकता है देश स्तर पे। मैं जाती तौर पर ये पार्टी का स्टैंड नहीं है कि क्या नुकसान होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं अपना रोजी रोटी छोड़ के गाँव में जाकर 10 दिन बैठ के काम करूंगा कि भाई मुझे अपने बाप दादा के दस्तावेज निकालना है, तो जाहिर सी बात है देश की आर्थिक स्थिति में भी नुकसान पड़ेगा। ये हाँ नहीं, देखिए बिल्कुल एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात कही है। लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये भी है सर, ये भी तो हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। ना अभी इस बात का कोई जिक्र हुआ है, ना कुछ बताया गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी असम के बारे में तो बता दिया गया, असम के मामले में बता दिया गया। आप खुद कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों से रिलेटेड मामला है, इसलिए वहां पर उस तरह सुप्रीम कोर्ट का हिंदुस्तान भर में जब एनआरसी होगा तो फिरोज बख्श साहब, आप एक बड़े दानिश्वर हैं, आप भी एक बड़े सियासतदान हैं, मुझे बता दीजिए इस प्रोग्राम से कि क्या हिंदुस्तान भर में जब एनआरसी होगा तो क्या अभी कोई दस्तावेज बताए गए हैं जो कि रखना है अपने पास? कोई बताए गए हैं या नहीं बताए गए? पहले बताइए। ऐसा है जी, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, देखिए आपके पास होंगे दस्तावेज, अफजल अब्बास साहब के पास होंगे, मेरे पास भी हैं, ठीक है। लेकिन इस हिंदुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास ना इलेक्शन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना डेट ऑफ बर्थ का कोई कुछ चीज है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर वो उनके पास ये चीजें नहीं है, कि सरकार इतनी संगदिल और जालिम है कि उन सबको कहीं हिंदुस्तान से बाहर भेज देगी या पानी में डुबो देगी। नहीं, उनके लिए भी रास्ता खोजा जाएगा। ठीक है, एनआरसी का यह है कि वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से आए हैं और जो मतलब जिन, देखिए इनमें मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, गरीब लोग हैं जो रोजाना अपने मेहनत करके, मेहनत कश लोग हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम घुसपैठिए कहते हैं, उनसे जो है बासपुर्स की जाएगी। क्योंकि ये तो देखिए एक इंटरनेशनल लॉ है। किसी भी मुल्क में अगर कोई, देखिए अमेरिका में सारे ऐसे लोगों को निकाल दिया गया, सऊदी अरब से निकाल दिया गया, कोई भी मुल्क है, तो हिंदुस्तान अगर ऐसा कर रहा है तो इंटरनेशनल लॉ की जो लिमिट्स हैं उसमें रहकर कर रहा है। लेकिन किसी भी मजलूम के साथ, किसी भी ऐसे शख्स के साथ, बड़ा सवाल तो भाई इमरान साहब जल्दी जल्दी फिर मैं अब्बास साहब भी आ गए हैं, आपको वक्त दूंगा थोड़ा सा। सबसे में जहां सीए का सवाल यहाँ पे है, ठीक है, पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये इख्तलाफात पैदा हुए तो सरकार और बहुत सी तंजीमें सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो वहां का भी फैसले का इंतजार करना चाहिए लोगों को। भाई हमको तो अधिकार दिया ना कानून ने, संविधान में, आपकी बात को नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करना चाहिए। इसलिए तशद्दुद बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, मुल्क के लिए भी, अपने लिए। मेरे साथ मोहम्मद अफजाल साहब भी जुड़ गए हैं, कन्वीनर हैं, नेशनल कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। ये वही तंजीम है जो कि आरएसएस की सरपरस्ती में चलती है, ऐसा बताया जाता है। और ये भी एक सच्चाई कि दिल्ली में जिस तरह से रास्ते ब्लॉक किए गए हैं इस तशद्दुद की वजह से, उसका शिकार आम आवाम हो रही है। खुद अफजाल साहब होकर चले आ रहे हैं, जगह जगह रास्ते बंद हैं, आने में वक्त लग गया। ये क्या आप लोगों ने नया करवा दिया जिसके चलते लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा और खुद आपको आने में यहाँ पर घंटा भर लग गया? ये नया कुछ नहीं है। देखिए,
जो इस मुल्क की डिमांड है, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये तो एक सिलसिला है। कांग्रेस ने जो कुछ किया था, एनआरसी के ऊपर जो कुछ किया था, और जिस तरीके से ये इतने जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो मुस्लिम्स, जो हमारे हिंदू भाई और दूसरे जात के लोग, जिनको वहां पर मजहब इस्लाम के नाम पे जो बना, क्या नाम है, मुल्क, और उन मुल्कों से जो है वो लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तान में आ रहे हैं, जिनके पास मैं आपसे कोई कई बार ये चीज डॉक्यूमेंट्स नहीं समझ है। चुका हूं, सब लोग समझते हैं। अख्तरुल वासी साहब थोड़ी देर पहले मेरे साथ फोन पर थे, वो कह रहे थे जी। कि असम में जो गैर मुस्लिम एनआरसी के दौरान बाहर हुए हैं, उनको अंदर लेने के लिए ये सीएए बना दिया। वो भारतीय जनता पार्टी का वादा भी था, और जब आप पूरे देश में एनआरसी करेंगे, यही कंफ्यूजन है, तब आप इस सीएए की ढाल से गैर मुस्लिमों को तो अंदर कर लेंगे, मारे जाएंगे मुसलमान, मतलब मारे जाएंगे से मतलब बाहर हो जाएंगे, जैसा कि खदशा है, जैसा कि कंफ्यूजन है। आप क्लियर कर दीजिए। मैं क्लियर करवा रहा हूं। पूछना चाहता हूं जी। कि सुप्रीम कोर्ट कहां गया? सब कुछ ये पार्लियामेंट या जो कुछ ये हमारे जो जिस तरह के जो बिल आ रहा है, ये जो कुछ आ रहा है, अगर खुदा ना खास्ता कोई कमी है, अगर लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को किसी तरह का खदशा है, तो सुप्रीम कोर्ट में गए ना आप? किसी ने रोका है क्या आपको? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गवर्नमेंट जिसने ये कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये इसके ऊपर खरी उतरेगी। तो फिर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? प्रदर्शन बड़े पैमाने पर मुजाहरे क्यों हो रहे हैं? असल में ये देखिए, आगे आपको मालूम है कि इस वक्त एक तो इलेक्शन चल रहे हैं, खुद झारखंड के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, दिल्ली में कल इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनकी एक प्लानिंग की जा रही है किसी तरीके से, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है ना, वो इनके इनकी जो मक्कारियां थी, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज धोखे में आया हुआ था इनसे, और वो कहीं ना कहीं इनसे छिटक गया था। उनको कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने के लिए इस तरह का ये जो खदशात पैदा कर रहे हैं, इस तरह के हालात बता रहे हैं कि मुसलमान तो हिंदुस्तान का मुसलमान क्या है, कौन सा विदेश का है भाई? ये हिंदुस्तान का कौन सा मुसलमान विदेश का है? मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे जितने भी रहते हैं उनके आबा अजदाद यहीं के, हम सब कन्वर्टेड मुसलमान है। 99.9% जो मुसलमान है हिंदुस्तान के, वो कन्वर्टेड मुसलमान है। उनको कौन निकाल सकता है? किसकी हिम्मत है उनके हक को कोई छीन सकता है? फिरोज बख्श साहब कह रहे थे कि कागजात अगर नहीं होंगे, जो गरीब गुरबा है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो बहुत विपरीत परिस्थितियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कहां से लाएंगे? नहीं, गरीब और गुरबा आप लोग जो फिर बाद में सीए के चलते बाकी लोगों को तो बचा लेंगे। आप लोग मतलब आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना उस हुकूमत को, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए एक बात सुनिए, गरीब गुरबा जो है, देखिए कागजात अगर किसी के पास पूरे नहीं हैं, लेकिन उनका ये तो उनका डीएनए तो है, उनके ताल्लुकात तो है, उनकी जबान तो बता रही है। आप ये देखिए, हमारी जबान कोई अरबी जबान है क्या? हमारी जबान के बांग्लादेशी जबान है। हमारे हिंदुस्तान, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो नॉर्दर्न इंडिया के लोग हैं, जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी असमिया जबान है, कौन सी जबान है? हम सीधी सादी हिंदुस्तानी जबान बोलते हैं, और ये वो हर जो हिंदू बोलता है वही मुसलमान बोलता है। हमारे आबा अजदाद यहीं पे बसे, यहीं पे मरे, यहीं पे दफन है, और हम भी यहीं दफन होने वाले हैं। तशद्दुद पे क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद अफजाल साहब, जो इस वक्त दिल्ली में यूनिवर्सिटीज में हो रहा है? देखिए सर, सिर्फ रोड बाजारों पर नहीं हो रहा है, शिक्षा के सेंटर्स पर भी हो रहा है, केंद्रों में। देखिए, ये सबसे बड़े अलमिया है हमारे मुल्क का कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो हमारे यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश है उनसे कि आप तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं, इनके शिकार मत होइए। जो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, आपको खुद अपना पहले खुद एनालिसिस कीजिए, सोचिए समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, और हमने अगर इसके क्या अंजाम होने वाले हैं। आप ये देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वावेला मचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ओखला, क्योंकि वहां पर कोई लोग नहीं थे, जो जिस तरह का वावेला ओखला के अंदर जो लोग मुनज़्ज़म तरीके से आए, जो आज भी मेरी रिपोर्ट है कि 200 से ज्यादा जेएनयू के लोग वहां पर डेरा डाले बैठे हुए हैं, और वो जब भी मौका लगेगा वो उठ के कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे। जबकि ये बहुत बड़ी बात है, जामिया ने छुट्टी दे दी है कि उसको सारा छुट्टी डिक्लेयर कर दी है, और हालात जो है इस वक्त, मैं अभी जो 1-2 घंटे पहले मैं वहाँ था अपना
पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर हम लोगों ने वहाँ बातचीत करी है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि अमन कैसे कायम हो, और हमारे ये सब यहाँ हिंदुस्तान के तो रहने आपका वाले। मकसद इतना अच्छा है, तो आप तो मिल्लत के लोगों के बीच में रहते हैं, आपकी तो इतनी बड़ी तंजीम है, आपका दावा है कि मिल्लत के लोग आपके साथ हैं, तो उनको समझाते क्यों नहीं, कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए, हमें ये खत्म नहीं पता कीजिए। कि रास्ते की कमी है क्या? नहीं, यहाँ संपर्क पर की यहाँ कमी मैं है सच क्या? बात मैं बता रहा हूँ, मैं ये बात सच्चाई है कि हमें ये नहीं पता था कि हमारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको इस तरह से भड़काया जा सकता है। अब जबकि सब चीजें उनके पास क्लियर है, लेकिन उनको ये लगा कि ये एनआरसी और सीएए को जो है ना, दोनों को मिलाकर जो है ना, इन्होंने इकट्ठा कर दिया कि उस सीएए इसलिए लेके आए कि एनआरसी जो है ना करके वो उस तरीके का, और मुसलमान इससे भड़क गए कि हमारा तो वजूद ही नहीं है। और बहुत सारे मुसलमानों को ये खदशा है कि हमारे पास तो 1970 से पहले का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, और वो डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं, हम क्या इस मुल्क में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे भाई, किसने ऐसा, कौन सी गवर्नमेंट ने, किसने, बीजेपी वालों ने कब कहा कि हमने जिनके अगर जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको निकाल देंगे इस मैं देश बात से? कहूंगा अफजाल की बात में, देखिए क्या है, बस एक सेकंड, आपकी बात पूरी क्लियर हो गई अफजाल भाई। मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल सही कहा है अफजाल ने कि मुसलमानों को भड़काया, भटकाया, बहलाया, फुसलाया जा रहा है, और पूरी कोशिश ऑपोजिशन पार्टियां कर रही हैं जिनके पास बहुत कुछ कहने सुनने को नहीं है, और जो देख रहे हैं कि जो हमारा वजीर आजम है मोदी, दमदार, ईमानदार, वज़ादार, कामदार, ये जो वज़ीर आज़म है, जिस तरीक़े से इसने हिंदुस्तान की खिदमत की है और हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड में जो है चमकाया है, उसका नाम बढ़ाया है, तो वो उनसे हजम नहीं हो पा रहा है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, और वो कभी कहते हैं कि इकोनॉमी डाउन हो रही है, इकोनॉमी पूरी दुनिया की डाउन हो रही है। यूएसए की हिंदुस्तान से ज़्यादा इकोनॉमी डाउन है, यूके की हिंदुस्तान से ज़्यादा इकोनॉमी डाउन है, और मैं मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ हैं, मिस्र की और ईरान की इकोनॉमी, खैर ये अलग चीज़ है। मेरे कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों को ऑपोजिशन पार्टीज के बहलावे में, भटकावे में नहीं आना चाहिए। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है जी, तो मैं और आपसे बात करता हूं। और यह है कि हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा अफजाल से कि आप अखबार में एक एडवर्टीजमेंट दें कि मुसलमानों को सीएए से कोई खतरा नहीं है। हमारी बिल्कुल हमारी योजना हम पूरे मुल्क के अंदर आपके माध्यम से देखते हैं आप लोगों की बातों का कितना असर होता है और चीजें कितनी जल्दी मामूल पर आती हैं। हुकूमत की तरफ से इसको लेकर के और क्या अहम बातें आती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पर राजनीति जबरदस्त हो रही है, और ये भी बड़ी बात है कि चुनाव चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का इस पर चर्चा करने के लिए। मैं आप लोगों को बुलाता रहूंगा, अभी तो हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं, यह हमारा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि यहां से सही पैगाम जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए।